आप सभी का एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ सीरीज़ मॉक टेस्ट छपने वाली सीरीज़ सिलेक्शन देने आने वाली सीरीज़ की सीरीज़ संख्या कितनी हो गई है 21 सीरीज़ प्रैक्टिस सेट जो होते हैं छपने वाली सीरीज़ जिसका नाम है सिलेक्शन देने वाली सीरीज़ उसकी प्रैक्टिस संख्या 21 हो चुकी है मॉक टेस्ट एंड थ्योरेटिकल। तो जो मैं लेक्चर मैंने अभी तक आपका लिया था जो क्लास ली थी थ्योरेटिकल, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पूरा इसी तरह थ्योरेटिकल पढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने आदिकाल, देखिए टॉपिक वाइज है शुरू से, जैसे हिंदी साहित्य इतिहास, उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी मैंने पढ़ाया। जॉर्ज ग्रीशियन का सबसे पहला काल विभाजन किया गया था। सबसे पहला ये जो फ्रेंच में लिखा गया था गार्गी द तासा लिटरेचर, जॉर्ज ग्रीशियन ने अंग्रेजी में लिखा था, इंग्लिश में काल विभाजन लिखा था। काल विभाजन सबसे पहले जॉर्ज ग्रीशियन का आया। कई काल विभाजन जैसे शिव सिंह सरोज का है, मिस्र बंधु का है। तो मैंने टॉपिक वाइज और बहुत ही सिंपली बहुत ही सरल मेथड से पढ़ाया हुआ है। तो वैसे ही आज ये हमारा अगर देखा जाए तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसके बाद आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल पढ़ाया। भक्तिकाल में सगुण और निर्गुण भक्ति धारा, उसमें सूफी काव्य, संत काव्य जिसमें कबीरदास मैंने पढ़ाया, सूफी काव्य जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने कृष्ण भक्ति धारा जिसमें सूरदास और राम भक्ति धारा जिसमें तुलसीदास। ये सभी की मैंने इसी तरह थोड़ी क्लास ली, लेक्चर लिया, पूरा विधिवत आपको एक एक पैराग्राफ मैंने समझाया। वैसे ही अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है रीतकाल, उसी का टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? रीतकाल। क्या है देखते हैं, रीतकाल। तीसरा टॉपिक हमारा रीतकाल है। तो इस पर हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे सॉफ्ट शब्दों में। फिर इसके बाद इसके मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट इसके कम से कम 250 करेंगे, हर मॉक टेस्ट 250, कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको ये लगे सर ने जो पढ़ाया, जो क्वेश्चन कराए, जो प्रैक्टिस सेट कराए, वो सभी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्लास को अंत तक देखे रहिए। अगर आपने पिछली जो प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं, 21 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, उनको नहीं देखा, उनको देखिए। रोज़ 3 बजे और 7 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। 7 बजे भी नहीं हो पा रही, 3 बजे तो होती ही होती है, 7 बजे अब हो रही है, फिर स्टार्ट हो जाएगी, अपने फ्लो में आ जाएगी। तो आपने अगर इससे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर को देखिए जाकर। फिर क्योंकि 0 से ये स्टार्ट है और सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है, आपका पढ़ना काम है। लेकिन जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ कि पेन कागज़ लेके बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो मैं HW देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, लास्ट में आपको उस रचना या उस कवि से रिलेटेड आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सही और गलत आप सर्च करिए, ढूंढिए, वो आपके लिए बहुत ही रामबाण है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मतलब प्लस पॉइंट देंगे, मैं सही कह रहा हूँ। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर इस चैनल पे नए हैं, अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसको इतना शेयर करिए अपने दोस्तों फ्रेंड उसके कि आपका जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको यहाँ से मटेरियल मिलता है, जो भी होता है, PDF के लिए बताते हैं। PDF अगर आपको ये सब चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एग्ज़ाम नगरी में जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए, आप करिए, अपने फ्रेंड्स कराइए, क्योंकि ये चैनल अगर मैं अगर देखूंगा कि इसकी संख्या बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। बिल्कुल फ्री PDF मिलेगी, और क्लासेस तो फ्री मिली नहीं, 0 से, मतलब एक एक टॉपिक से। फिर इसके बाद संस्कृत साहित्य स्टार्ट होगा, कवियों के उपनाम, कवियों के रचनाओं के पात्र, जैसे गोदान में कौन से पात्र हैं, प्रेमचंद की जो रचनाएं में कौन कौन पात्र है, वो सब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रीतकाल जो है 1650 से 1850 ईस्वी का माना गया है। 1650 से 1850 ईस्वी का माना गया है। लेकिन जो होता है वो 1700 से 1900, ये आपका 1700 से 1900 आपका एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन आप ये जो नीचे है याद कर लीजिए, देखिए 1700 संमत। नाम आचार्य राम
चंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल संवत 1700-1900, ये सभी आपको जो भी कवियों ने अपना काल विभाजन किया, जो भी किया है, उसमें 1700-1900 अर्थात 1643 सन 1800 सन अगर देखें तो सन 1643 से 1843 तक है। अगर देखें तो 1700-1900 तक है। संवत देखें, रीतकाल कहलाता है। सुविधा की दृष्टि से रीतकाल की समय सीमा 1650 से 1850 की गई है। ओके, ठीक है। और रीतकाल में विशिष्ट रचना पद्धति को रीत कहा गया। अगर पूछा जाए तो रीतकाल क्यों नाम पड़ा, तो विशिष्ट रचना जो पद्धति है उसको ही रीतकाल कहा गया है, रीति कहा गया है। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति। संस्कृत काव्यशास्त्र में भी रीत शब्द का प्रयोग काव्य रचना की विशेष पद्धति के लिए होता रहा है। अतः रीत काव्य का वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों के अनुसार की गई। विशिष्ट रचना मतलब रीति, अगर विशिष्ट पद्धति। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रीतिकाल के अनेक नाम दिए गए हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं किसने कौन से नाम दिए। तो रीतकाल के देखिए, अलंकृत काल जो है ये मिश्र बंधु ने कहा है, इन्होंने भी काल विभाजन किया है। श्रृंगाल काल पूछ लेता है, श्रृंगाल काल रीतकाल को किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीतिकाल किसने कहा, तो रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इन्हीं का सबसे ज़्यादा मान्य मतलब देखने को मिलता है। समानता रीतकाल उस काल को कहते हैं जिसमें रीति तत्व की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रचित रीति ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर ही इसे रीतिकाल कहा, क्योंकि रीतिकाल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस काल में जो रचित रीति ग्रंथ थे उनकी जो प्रधानता थी, उनका महत्व था, उसी के आधार पर इसे रीतकाल का विशिष्टता थी। रीत का तो विशिष्टता। रीत ग्रंथों का तात्पर्य लक्षणों से ग्रंथ से है, जो ऐसे काव्य ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण उदाहरण काव्य में प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें रीत कहे जाते थे। तो ठीक है, तो रीत के आप भेद भी देख सकते हैं, कौन कौन से भेद हैं हमारे रीत के। ठीक है, और रीत काव्य के भेद में नज़र डालते हैं। तो रीत काव्य के 3 प्रमुख भेद है। पूछे रीत काल के कितने क्वेश्चन बनता है, रीत काव्य के कितने प्रमुख भेद हैं, तो 3 है। पहला आपका रीतबद्ध काव्य, रीत सिद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य, रीत बद्ध काव्य। तो रीत काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अलंकृत काल किसने कहा है, तो ऐसे नाम जो है उनको जरूर आप मोस्ट याद करिए। चलिए, रीतबद्ध काव्य, काव्य के विभिन्न अंगों जैसे रस है, छंद है, अलंकार, ये सब काव्य के अंदर आता है। काव्य का काव्य शास्त्रीय परिचय देने के लिए जिसमें आचार्य ने कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, वे रीतबद्ध कवि कहलाए, जिन्हें लक्षणों ग्रंथ की रचना रीत कहलाए। इन रीतबद्ध आचार्यों कवियों में कुछ काव्य में सभी अंगों पर विचार किया और कुछ ने काव्य के सभी अंगों पर विचार, कुछ ने रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद की एक PDF लेकर आऊँगा, आप देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। आदि में किसी विशेष विषय लक्षण ग्रंथों की रचना, जैसे केशव देव। रीति काव्य के वे कवि जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, किंतु काव्य सात लक्षणों के आधार पर काव्य की रचना। ऐसे कवि जैसे देखिए, रीति सिद्ध काव्य के कवि जिन्हें काव्य रचना जो काव्य सात लक्षणों के आधार पर काव्य रचना की, ऐसे कवि हमारे कौन से, बिहारी हैं। रिद्धि पूछता है, रिद्धि सिद्ध काव्य में ऐसे कौन से कवि हैं, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो बिहारी आते हैं। रीत सिद्ध काव्य। अब रीत मुक्त काव्य कहते हैं। रीत मुक्त काव्य काव्य की रीतियाँ, नियमों, लक्षणों से सर्वथा मुक्त काव्य की रचना ही रीत मुक्त काव्य है। देखिए, काव्य शास्त्र मतलब रीतियाँ, मतलब नियम, लक्षण जिनके सर्वथा मुक्त काव्य की रचना रीत मुक्त काव्य के अंतर्गत, इससे रीत स्वच्छंद काव्य भी कहा गया। तो रीत मुक्त काव्य को रीत स्वच्छंद काव्य भी कहा गया है। अगर पूछ ले रीत मुक्त काव्य का दूसरा नाम क्या है, दूसरा क्या कहा गया, तो रीत स्वच्छंद काव्य का। इस रीत मुक्त कवियों में प्रेम श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति और नीति और वीरता के विषय पर स्वतंत्र काव्य रचना की है, जैसे घनानंद बोधा आदि है। ठीक है, विषयों पर स्वतंत्र रचना की। घनानंद बोधा उसमें जैसे बिहारी, सिद्ध में बिहारी, रीत मुक्त में घनानंद बोधा प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, पेन कागज़ लेकर बैठ जाइए और इनको लिखते हैं, याद करते हैं। ठीक है, एक नज़र डालते हैं। रीतबद्ध कवि और इधर रचनाएं, तो कभी कभी मिलान करने का भी आ जाता है। जैसे आचार्य केशवदास हैं, इन्होंने क्या लिखा, इनकी रचनाएं हैं, रीतबद्ध कवि हैं।
रीतिबद्ध कवि में आचार्य केशवदास चिंतामणि कुलपति मिश्र हैं। तो आचार्य केशवदास की रचनाएं देख लेते हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ चुका है भैया, इम्पॉर्टेंट। रसिक प्रिया यूपी टेट सुपर टेट LT ग्रेड TGT PGT का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन। चिंतामणि एक से एक क्वेश्चन। कहते हैं ना, अगर अपने मन को, अपने जज्बातों को और अपने दिमाग को अगर आपने काबिल कर लिया तो जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। मतलब सिलेक्शन चाहते सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन एक चित मन से अगर आप पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि आप वहाँ मन लगा रहे हैं और इसमें ध्यान नहीं दे, ध्यान दीजिए पूरी वीडियो पर। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्त बंधु और सखाओं से भी, आज मित्रता दिवस है तो उनसे भी सब्सक्राइब कराने करिए, जिससे आपको PDF और बहुत सी ऐसी क्लास, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट जो आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए, चिंतामणि में रास विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पत तरु, काव्य प्रकाश। अब कुलपत मिश्र की देख लेते हैं। रस रहस्य संग्राम सार, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, आचार्य देव, ये सब हमारे रीतबद्ध के हैं कवि, आचार्य देव भी हैं। इनकी भवानी विलास, अष्टायाम, राम विलास, रसायन भाव विलास, कुशल और देखिए भाव विलास है, कुशल विलास, जहाँ विलास विलास आ जाए तो आचार्य देव हैं। आचार्य भिखारी दास के हैं। रस श्रृंगार, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, छंदोवर्ण, इनका पिंगल है, देखिए ठीक है, पिंगल, छंद प्रकाश। आचार्य ग्वाल BC में आते हैं। रसिकानंद अलंकार, ब्रह्म भजन, साहित्य में कवि दर्पण, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद गुलाम अली, रसलीन, ये क्वेश्चन एक बार आया था। रसलीन किसको कहा जाता है, किसका उपनाम है, तो सैयद गुलाम अली रसलीन इनका उपनाम है। देखिए कई आ जाते हैं और रसलीन पूछ लिया, कई नाम दे दिए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मी भारती, सैयद गुलाम अली को रसलीन कहा जाता है। ये आप जरूर याद करिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इनका है रस प्रबोध, अंग दर्पण। पद्माकर का है पद्माभरण, जगदिनोद। कंठाभरण किसकी रचना है, कंठाभरण किसकी रचना है, इसको जरूर कमेंट में करिए। आपको होमवर्क है, मैं बता दूंगा। कंठाभरण संस्कृत साहित्य पे आपकी आई, कंठाभरण, ठीक है। क्या है मैंने बोला, इसको होमवर्क है, कंठाभरण किसकी रचना है, बताइए। कालिदास, क्षेमेंद्र, माघ, श्रीहर्ष, कमेंट करिए। पद्माकर की पद्माभरण, जगदिनोद और मतीराम की है रसराज, ललित, ललाम, फूल मंजरी, अलंकार, पंचाशिका और व्रत कौमुदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए और देखते हैं। जसवंत सिंह BC में इनकी भाषा भूषण, आनंद विलास, भूषण की है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आया, बहुत पूछी गई। शिवा बावनी किसकी है, तो भूषण की है। TGT LT ग्रेड या हो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का हो, बहुत ही, ये तो शिवा बावनी TGT PGT में पूछी गई है, बहुत ही कई बार है। आप देख सकते हैं पिछले जो भी एग्ज़ाम के पेपर है उसमें देखिए आपको मिलेगा। गोप रामचंद्राभरण, सुखदेव मिश्र, वृत्त विचार, छंदो विचार, मुरली भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, राम सहाय, व्रत रंगड़ी, ठीक है, व्रतत रंगड़ी लिख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा बोल रहा हूँ, व्रतत रंगड़ी, राम सहाय। तोष सुधानिधि, रीत सिद्ध कवि इस वर्ग के प्रमुख कवि हैं, जिसमें मैंने बिहारी का नाम बताया था। बिहारी, उन्होंने बिहार सत्साई नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की।
रचना महाराज जयसिंह के दरबार में की। आहा, बहुत वेरी मोस्ट। बिहारी जो थे किस राजा के राज में दरबारी कवि थे? तो राजा जय सिंह, राजा जय सिंह, ये राजा जय सिंह के राज दरबारी कवि थे, कवि के रूप में। कि इस काव्य ग्रंथ में अब पूछता बिहारी सस्ताई में कितने दोहे हैं, क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 713 दोहे हैं। प्रत्येक दोहा अपनी विषय वस्तु एवं कलात्मकता में बिजोड़ है। इनके दोहे के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। इनके दोहे के विषय में जाता है तो भाई किनके दोहों के विषय में कहा जाता है गागर में सागर भर दिया? तो भाई बिहारी के दोहे में कहा जाता है। और बिहारी सस्ताई में 713 दोहे हैं। इन्होंने प्रत्येक दोहे की रचना के लिए महाराज जयसिंह से एक असरफी स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दिया थी। बहुत कोई बेहतरीन क्वेश्चन है। किन्हें महाराजा जयसिंह से एक स्वर्ण अशरफी मुद्रा पुरस्कार में दी जाती थी? तो बिहारी जी को दी जाती थी। बिहारी जीवन काल है 1595-1663। किसके राज दरबारी कवि थे? जयसिंह के। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रीत मुक्त पे देखते हैं तो इसमें भैया घनानंद है। घनानंद की देख लेते हैं। अबोधा है, मैंने पहले बताया था। तो घनानंद की देखते हैं तो कवित्त शबैया और दोहा चौपाई का संग्रह है। आलम का है, आलम का मुक्तब काव्य रचना है। बोधा का है विरह वरीश इक्सनामा। दुजदेव का है श्रृंगार लतिका सौरभ। ठाकुर का ठाकुर ठसक। रीतकाली की काव्य प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं तो रीतकाली का प्रवृत्तियाँ हैं। रीत रिपुण लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगार वर्णन, नायिका भेद निरूपण, नक्षिका सौंदर्य वर्णन, नारी का विलास रूप में चित्रण, सब रीतकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ है। और ये 4 काव्य प्रवृत्तियाँ रीतकाल की और 3 काव्य प्रवृत्तियाँ रीतकाल की दे देगा, एक अलग दे देगा। उसी को आपको छांटना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको जरूर एकदम कंठस्थ कर लिए। संयोग श्रृंगार का मार्शल वर्णन, प्रकृति के उद्दीपन वर्ण के रूप में वर्णन की प्रमुखता, भक्ति और नीत काव्य की रचना, आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा, कल्पना का चमत्कारिक सौंदर्य वर्णन में अतिशयोक्ति शैली भी है। लोक संस्कृति का चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग, भैया ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत हुआ है। और मुक्तब काव्य की प्रधानता भी थी इसमें। उपलब्धियों की महत्व देख लेते हैं। आचार्य कवियों द्वारा लक्षण ग्रंथों की रचना से हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा का विकास रीतकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपलब्धि तो है रीतकाल की। स्वच्छंद प्रेम का वर्णन है और श्रृंगार का वर्णन का चरमोत्कर्ष है। ऐसा पहले नहीं हुआ कि ज्ञान भक्ति नीति वीर काव्य की रचना एक साथ ब्रज भाषा का स्वर्णिम काल था भैया। एक साथ देख लीजिए किसमें? रीतकाल में, जिसमें आपका भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वीर काव्य की रचना एक साथ, वो भी किसमें? ब्रज भाषा का यह स्वर्णिम काल था। ब्रज भाषा का स्वर्णिम काल कौन था? रीत काल था, क्योंकि रीत काव्य ब्रज भाषा में ही रचित है। तो भैया क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि एक साथ भक्ति नीति वीर काव्य की रचना किस काल में? तो रीत काल में। और ब्रज भाषा का स्वर्णिम काल, दूसरा क्वेश्चन, स्वर्णिम काल कौन सा है? तो रीत काल है ब्रज भाषा स्वर्णिम काल। अब ब्रज भाषा में ही रीत काल में सब रचित है। यद्यपि रीत काल में प्रेम और श्रृंगार तक ही सीमित रहा, उसमें किसी जीवन दर्शन अभिव्यक्ति नहीं मिलती, तो इस युग का काव्य सौंदर्यभूत अनुभूति और सूरज के रूप में नए प्रतिमान स्थापित किए। बिहारी के काव्य में भक्ति एवं नीत दोहे भी मिलते थे। बिहारी का भक्ति में नीत और दोहे भी मिलते। रीत सिद्ध काव्य का है तो ये बहुत ही अच्छा है। वाक्याम रसात्मक काव्यम। तो ये किस काव्य में किसमें पंक्ति लिखी गई? तो रीत काल में लिखी गई। इस पंक्ति का चरितार्थ करता है कि सर्वप्रथम रीत कवियों ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है सर्वप्रथम किस कवि ने रीत काल को शुद्ध कला के रूप में, मतलब किन कवियों ने रीत काल को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया? तो भैया रीत कवियों ने रीत कवि, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। वाक्याम रसात्मक काव्यम, एक पंक्ति किससे? रीत काल से संबंधित है। दूसरी ओर रीत मुक्त काव्य हिंदी कविता के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का सर्वप्रथम प्रयास कहा जा सकता है। शुद्ध कविता की खोज कहाँ होती? रीत काल में होती। रीत काल के कुछ उल्लेखनीय वर्णन है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को रीत काल का प्रथम कवि माना ही है। तो रामचंद्र शुक्ल देखिए हर जगह
रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास इन्हीं के द्वारा है। इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब पुटअप किया, बहुत ही प्रमाणिक चीज़ों का साक्ष्य दिया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को रीत काल का सर्वप्रथम कवि तो माना ही है। किसको माना रामचंद्र शुक्ल ने? केशव को। परंतु रीत निरूपण की परंपरा केशव के 50 वर्ष उपरांत चिंतामणि से प्रारंभ हुई थी। कब से हुई थी केशव की? 50 वर्ष पूर्व चिंतामणि से। इसलिए चिंतामणि को रीत काल का प्रवक्ता मानते हैं। किसको मानते हैं? चिंतामणि को। रीत काल अगर रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? केशव को। परंतु केशव के 50 वर्ष चिंतामणि उपरांत चिंतामणि से प्रारंभ, इसलिए चिंतामणि को रीत काल का प्रवक्ता मानते हैं। रीत काल का एक क्वेश्चन पूछा होता है, रीत काल का प्रवक्ता कौन है? तो चिंतामणि है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम कवि तो केशव हैं, और चिंतामणि कौन है? रीत काल के प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। 2 क्वेश्चन, ठीक है। आचार्य राम शुक्ल ये भी कहते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटों पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे कवि हैं। तो भैया इसको आप कॉमा लगाकर लिख लीजिए। ये कथन आ जाएगा कि किसने कहा कि हिंदी लक्षण ग्रंथों की परिपाटी रचना करने वाले कवि। भैया ऐसा कुछ आ जाए तो, अगर कुछ नहीं आता तो रामचंद्र शुक्ल का अगर ऑप्शन हो तो टिक मार दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। मैंने इससे पहले आपको अभी पेपर सॉल्व कराया था 2021 टीजीटी का, 4 नंबर इन्हीं कथन से आए थे और सब मिले। डॉक्टर नागेंद्र का मत है, और इनका नाम ना हो तो डॉक्टर नागेंद्र को मार दीजिए, ये भी इनका भी मत बहुत है। हिंदी के रीत आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, वे कवि शिक्षक आचार्य हैं। तो आचार्य शिक्षक नहीं, ये कवि शिक्षक आचार्य एक इनका है भैया, डॉक्टर नागेंद्र आचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में अलंकार शास्त्र को लेकर सूक्ष्म विवेचना रही, उसकी कुछ एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आया था पिछली टीजीटी पे कथन, तो इनका भी कथन याद कर लीजिए। सूक्ष्म विवेचना हो रही थी, और कुछ भी झलक इसमें नहीं है। शास्त्रीय विवेचन तो बहुत कम कवियों का इष्ट था, वे तो लक्षण को कविता करने का बहाना भर समझते थे। डॉक्टर नागेंद्र ने 3 प्रकार के आचार्य माने हैं। तो भाई डॉक्टर नागेंद्र ने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला प्रकार देखिए उत्पाद आचार्य है, ये क्वेश्चन आ चुका है। व्याख्याता आचार्य है, कवि शिक्षक आचार्य। वे हिंदी रीत ग्रंथकारों कवि को आचार्य ही मानते थे, और रीत ग्रंथकारों को सिर्फ आचार्य ही मानते थे, क्यों शिक्षक आचार्य ही मानते, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को सरस रूप में अर्पित किया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रामचंद्र के अनुसार रीत काल का समय, ये सभी में मिलेगा। 1700-1900 पढ़ाया है आपको। देखिए, अगर आपने बहुत अच्छा समझा होगा तो ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में 2 सेकंड में टिक मारेंगे। रीति काल को श्रृंगाल काल किसने कहा? भैया श्रृंगाल काल हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने कहा। मिश्र बंधुओं ने रीत काल का क्या नाम दिया? पहले मैंने बताया था, अलंकृत काल नाम दिया। रीत काव्य के संदर्भ में रीत शब्द का अर्थ क्या है? तो भैया हमने बार बार जोर डाल के कहा था कि काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति है। क्वेश्चन सब आए हुए हैं। विशिष्टता रीति है। रीति काल में लक्षण ग्रंथ से क्या आशा है? मैंने आपको पढ़ाया था अभी ऊपर, काव्यों के नियमों लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ हैं। रीतिकाल में कौन सी परिस्थिति नहीं है? तो देखिए, रीतिकाल में सभी मैंने बताया था, लेकिन भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार ये नहीं है। विभिन्न कलाओं की उन्नति है, राज दरबार में विलासिता का वर्णन है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का जन्म है। पर्दा प्रथा। रीतिकाव्य में किन प्रमुख कलाओं को विभाजित किया गया है? तो भैया रीतिकाल में 3 मैंने आपको बताए थे। बी नंबर आपका सही है। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध। रीति सिद्ध में कबीर ऐसा कुछ बताया था, इसमें बोधा, इसमें जो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको? रीतिबद्ध में हमने केशव, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, आचार्य देव, आचार्य भिखारी दास, आचार्य ग्वाल, सैयद गुलाम अली, रसलीन, मतीराम आपको मैंने बताए थे। रीतिबद्ध में मैंने आपको बताए थे कौन थे? रीतिबद्ध में केशव और देव थे। रीतिबद्ध में केशव देव थे, और रीति सिद्ध में बिहारी थे।
रीति सिद्ध में बिहारी थे और रीत मुक्त में घनानंद बोधा थे। चलिए, रीत सिद्ध काव्य का तात्पर्य क्या है भैया? जो रीत सिद्ध का तात्पर्य पूछ रहा है तो ये भी देख लेते हैं। जो तात्पर्य है, काव्य रीत सिद्ध कराने वाला काव्य जिसके अभाव में सच का अर्थ नहीं जाना जा सकता, ये रीत सिद्ध का तात्पर्य है। काव्य रीत सिद्ध करने वाला काव्य जिसके अभाव में सच का अर्थ नहीं जाना जा सकता। निम्नलिखित में कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते, अगर आपको रीत सिद्ध कवि, रीतबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि पता है तभी ये बता पाएंगे। तो रीतबद्ध कवि में घनानंद नहीं आते। मैंने केशव, चिंतामणि और देव इनकी बताया था। केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चिंतामणि की रस विलास, छंद विचार, पिंगल, और देव की मैंने आचार्य देव की भवानी विलास, अष्टायाम, रस विलास, काव्यरसायन, भाव विलास, कुशल विलास, ये बताए थे। घनानंद नहीं है। घनानंद आपको कमेंट करना है। घनानंद मैंने आपको किसमें बताया था, ये आपको बताना है। तो ये रीत मुक्त काव्य के हैं घनानंद। ये घनानंद किसमें? रीत मुक्त काव्य के। चलिए, रीतिकाल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया? भैया, आचार्य कवि रीतिकाल में जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। आचार्य शिक्षक किसने कहा? आचार्य शिक्षक आपने देख लिया होगा, मैंने बताया था कि डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। आपने पढ़ा होगा, बताया था ना, आचार्य शिक्षक डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा था। 3 प्रकार के आचार्य बताए थे, कवि आचार्य शिक्षक, व्याख्याताचार्य, उत्पादक आचार्य। तो जिन्हें लक्षण ग्रंथों की रचना थी। बिहारी रीत काल के किस कोटि के कवि थे? तो रीत सिद्ध मैंने बताया था। देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ाया, एक क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं आपने पूरे लिए। इसी तरह सभी लेक्चर मेरे सभी देखिए, और जिसके बाद मैं 250 मॉक टेस्ट कराया हूँ, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट 21 साइड चल रही, 21वीं प्रैक्टिस सेट चल रही, उसको भी देखिए। आचार्य चिंतामणि निम्नलिखित में कौन सा रीत मुक्त का नहीं? घनानंद हो गया। आचार्य चिंतामणि की रास विलास रचना का मुख्य विषय क्या था भैया? तो जो रास विलास का रचना था, रस और शास्त्रीय विवेचना थी। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो भैया आपके बिहारी नहीं है रीति मुक्त कवि, ठीक है, क्योंकि बिहारी कौन से अभी ऊपर बताया कौन से कवि हैं? तो बिहारी रीत सिद्ध कवि है। और बोधा, घनानंद, आलम, ये सब रीत मुक्त कवि हैं। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया? कठिन काव्य का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केशव दास, इन्हीं को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? रीतिकाल का प्रथम कवि माना था। लेकिन चिंतामणि के 50 वर्ष बाद चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। और ये किसके अनुसार है? केशवदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला कवि माना गया। तो सब इसी तरह याद करिए। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने पढ़ाया था, महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। महाराजा जय सिंह इनको हर अपनी एक रचनाओं पे इनको 1 रुपया देते थे, बताया था मैंने आपको। इनको हर एक अपनी रचनाओं में इनको पुरस्कार पे असरफी मतलब 1 स्वर्ण मुद्रा देते थे महाराजा जय सिंह, और इनके राज दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में कौन रसलीन के उपनाम से रीत काल का प्रसिद्ध कवि था? वेरी मोस्ट, देखिए कहा था, क्वेश्चन आ गया सैयद गुलाम अली रसलीन। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो तुरंत मिल सके। देखिए, पढ़ना आपका काम है, सिलेक्शन मेरा दिलाना काम। एक से एक कंटेंट लेकर आऊँगा जो आपको क्वेश्चन में छपने वाली सीरीज के द्वारा और ये लेक्चर क्लास के द्वारा आपको एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। सिर्फ आप एक पेन कागज लेकर रोज़ सुबह शाम इसको रटिए, लिखिए और लर्न करिए जो मैं कराता हूँ। लेकिन आपसे मैं भी एक चाहे मेरा आग्रह समझ लीजिए कि आपके लिए मैं फ्री कंटेंट ना लेकर आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए कर रहा हूँ। तो भैया जो सब्सक्राइबर हैं, ये आपने तो कर ही रहे हैं क्लास की, इसको अपने परिवार, मित्रों, सखाजनों से सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं आपको और अच्छा कंटेंट ले सका हूँ, जिससे यूट्यूब मुझे और अच्छी सुविधा दे सके। ठीक है, धन्यवाद।